हेलो डियर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जाम आने वाले टर्म में है तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और आप इस दिसंबर 22 टर्म में एग्जाम देकर आए हो तो भी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप क्या गड़बड़ किए थे, क्या सही किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको एससीएम सब्जेक्ट का पेपर दिसंबर 22 का रिव्यू करा रहा हूँ। कुछ कुछ का आंसर्स बताऊंगा, कुछ कुछ कहाँ से आया है वो सब बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको पता चलेगा कि किस जगह से कितना मार्क्स का आता है। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आपको ये वाला जो मेरा लिखा हुआ पेपर डाउनलोड करना है तो आप एसजेसी के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसजेसी इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पेपर का जो स्टैंडर्ड है मुझे लगा ये इजी है। वैसे मैं हर एक को इजी नहीं बोलता, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि सर आप हैं इसलिए आपको सब इजी लगेगा, और हम हैं तो हमें तो हार्ड भी लग सकता है। बट नहीं बेटा, ये फैक्ट है कि ये इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वेश्चन में ना क्या पैटर्न चलता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सेक्शन ए इज कंपल्सरी एंड कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 20 मार्क्स, एंड सेक्शन बी कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 2 to 8, ईच कैरी 16 मार्क। तो 2 to 8 मतलब 2 3 4 5 6 7 8, कितना क्वेश्चन हुआ? 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 3 3 6 7, 7 में से आपको करना होता है 5, तो 16 इंटू 5 80 प्लस 1 20 100। तो आराम से आप करके निकल सकते हो। तो अब जो सेक्शन ए है जिसमें एमसीक्यू है, एमसीक्यू सम्स टाइप का ही होता है, छोटा छोटा सम्स। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, सीवीपी एनालिसिस का, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 60 लाख दिया हुआ है, तो बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो मैंने इसको ऐसे सजा लिया यहाँ पर, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट में सजाते हैं, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से आ गया प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन और रेवेन्यू से आ गया पीवी रेशियो, विच इज ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको 40%। और फिर आप ब्रेक इवन निकालोगे तो वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस नया ब्रेक इवन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस न्यू फिक्स कॉस्ट। न्यू फिक्स कॉस्ट 30 लाख है, फिक्स कॉस्ट प्लस न्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके आंसर 225 लाख आ गया। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कंपनी का कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स का है, अभी हम लोग 1 लाख यूनिट बेचते हैं, और अगर हम प्राइस 1000 रुपया कम करेंगे तो डिमांड डबल होता चला जाएगा, तो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, फिर 1000 कम करेंगे तो 2 लाख का 4 लाख हो गया। और अगर ये प्राइस है उसमें मार्जिन हम लोग को चाहिए 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो 25% इसका होता है 2000, तो कॉस्ट क्या आ रहा है 6000। ये टारगेट कॉस्टिंग में ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग किए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व थ्योरी का क्वेश्चन है। लर्निंग कर्व थ्योरी में यहां पर बोल रहा है फर्स्ट यूनिट टुक 3 आवर्स। तो देखो मैंने लिखा फर्स्ट यूनिट टुक 3 आवर्स, ये आवर्स पर यूनिट, आवर्स दिया हुआ है, आवर्स पर यूनिट। फिर फर्स्ट 4 यूनिट्स टुगेदर टुक 8.3667 आवर्स। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, लर्निंग कर्व हमेशा डबल कर करके अप्लाई होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो लर्निंग रेट ही निकालना है, तो मैंने रेट को आर मान लिया, तो 3 को 3 इंटू आर किया, 4 पे जाके 3 इंटू आर स्क्वायर किया, और ये दिया हुआ टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है टोटल टाइम, गॉट इट। तो टोटल टाइम कैसे आएगा? दैट दिस आवर पर यूनिट इज द एवरेज टाइम, तो एवरेज इंटू 4 यूनिट्स किया तो इक्वल टू टोटल टाइम। इसको सॉल्व किया तो आर का वैल्यू आया 0.835, तो दैट इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको? बहुत बच्चों का इसमें मिस्टेक हो जाता है, वो क्या करते हैं 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 8.3667 ले लेते हैं। 8.3667 बाई 3 इक्वल टू रूट अगर हम 2 बार करें तो आंसर कुछ गड़बड़ सा आ रहा होता है। समझ में आया? खैर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट इज, अब इसको लेकर है ना बड़ा अचंभा वाला चीज है। डेप्रिसिएशन को लेकर आपको लगता है कि यार डेप्रिसिएशन तो इररिलेवेंट कॉस्ट है, तो इररिलेवेंट में भी आदमी मार्क कर देगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन मैंने अप्रेजल कॉस्ट में मार्क किया हुआ है। टेस्टिंग का जितना भी खर्चा होता है वो सबका सब अप्रेजल कॉस्ट में ही जाता है, चाहे वो रनिंग कॉस्ट हो। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसमें बच्चे नॉर्मली इररेलेवेंट बट क्वालिटी कॉस्ट मार्क कर देते हैं। अब देखो इंस्टीट्यूट से भी क्या आंसर आता है। मेरे नज़र में अप्रेजल कॉस्ट ज़्यादा सही है।
नेक्स्ट, ये आपका टीक्यूएम से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कहां से आया? ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थ्रूपुट का, जिसमें बहुत इंस्टीट्यूट गुमराह करने का कोशिश किया हम लोगों को। एमसीक्यू जितना भी आता है ना, वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल आता है, मतलब ज़्यादातर कॉपी पेस्ट नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थ्रूपुट कॉस्टिंग सिस्टम is experiencing a bottleneck in its plant. Setup time at one of its workstation has been identified as the offender. The manager has proposed a plan to reduce the setup time at a cost of 524. Setup time reduce करने के लिए 5,24,000 लगेगा. The change will result in 500 additional doors. Selling price per door is 19,300. Labor cost is 2,400 and cost of material is 8,000 per door. All units produced can be sold. The change will result in increase in throughput contribution of throughput contribution का change पूछ रहा है, तो throughput contribution होता है सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 19,300 माइनस मटेरियल कॉस्ट लिया तो ये आ गया थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 500 एक्स्ट्रा डोर आप बना रहे हो, तो 500 डोर का इंटू करके आंसर आ गया। अब इसमें आपका मन मचलेगा माइनस 5,24,000 कर दे, बट ऑप्शन में नहीं है, तो आपको हो सकता है नन ऑफ द अबव का खुजली मचे। बट ध्यान देना कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट इनटू यूनिट्स, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आ गया। मजा आता है ये एमसीक्यूज करके ना, मजा आता है, मतलब पूरा कंसेप्ट को हिला देता है ये, मतलब यूज कर लेता है, हिला के देता है, यूज कर लेता है। तो रॉन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट केमो यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। उसका बोल रहा है 1 टन ऑफ मटेरियल इनपुट इज yields standard output of 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो इसी लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए 1,000 kg ऑफ मटेरियल लगता है, जिसका प्राइस 20 रुपया है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया है 10 टन, 10 टन मतलब 10,000 kg यूज किया है, रेट है 21, तो एट द रेट 21 लिख दिया। फिर एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन 9 लाख है, तो 9 लाख लिख लिया। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करना होता है ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में दिया क्या है। तो ये आने के बाद बहुत इजी हो गया ना, कि 1 लाख यूनिट्स के लिए ये है, तो 9 लाख यूनिट्स के लिए ये है। टन को पूरा केजीज में ले आए, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट वाला जो हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाते हैं उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट 1 लाख के लिए 1,000 है, तो 9 लाख के लिए 9,000 होगा, इंटू 20, 1,80,000। एक्चुअल में 10,000 21 करके 2,10,000 है। क्वेश्चन पूछ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो 180 माइनस 2 10 करके 30,000 एडवर्स आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, एलपीपी, जो कि क्यूटी का पार्ट है, आपको मालूम है। कंस्ट्रेंट्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल आर स्कैर्स रिसोर्सेज, ये तो समझ में आया हुआ ही होता है। फिर ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, सॉरी ये भी क्यूटी का पार्ट है, बट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आ गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पर्ट नेटवर्क हैज ओनली 2 एक्टिविटीज ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पे सिर्फ 2 ही एक्टिविटी, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दीज एक्टिविटीज आर 6 and 8। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब बेसिकली दैट इज ऑफ क्रिटिकल पाथ ही आपको बताना है। तो क्रिटिकल पाथ का अगर एसडी निकालना है, तो पहले हम लोगों को वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ क्या होता है? दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज। Sum of variance of critical activities. So sum of variance is 6 square plus 8 square. तो 6 square plus 8 square करके कितना आएगा? 6 into 36 plus 64 आ रहा है, यानी कि 100 आ रहा है। फिर SD निकालने के लिए रूट ओवर ऑफ वेरिएंस करेंगे, तो आंसर है 10, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा ध्यान देके करने का, मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, या फिर इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी रिलेट कर सकते हो। आई डोंट नो इसको स्पेसिफिकली मैं कहाँ डालूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन में इस तरह का एक वर्किंग आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सो आपको याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक रिकॉन्सिलेशन का सम कराया था, जिसमें सेलिंग प्राइस चेंज होने का इम्पैक्ट परसेंट में लेकर वर्क करते थे। तो इस क्वेश्चन में जो समरी है पूरा, वो मैंने इस पैराग्राफ में डाल दिया है कि यहाँ पे 2018 का सेल्स है 8 लाख, 2019 का सेल्स है 792, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 480 और 464। तो जीपी मैंने दोनों को माइनस करके निकाल लिया। क्वेश्चन ने बोला है कि इस साल 2019 में हम लोगों ने सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया था 10% से,
तो मैंने मिलाया 8 लाख का 10% रिड्यूस हुआ तो 720 आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 792 कैसे आ रहा है, तो मैंने देखा जरूर फिर 110% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, तभी 792 आया। ऐसे प्राइस रिड्यूस कर रहे तो 720 हो गया, और अब 792 क्यों है, तो जरूर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट बाय चेंज इन सेलिंग प्राइस। तो इसका सिस्टम क्या होता है, जो भी एक्चुअल सेल्स हुआ है वो आपका एक्चुअल प्राइस पे हुआ विच इज इक्वल टू 90%, और 10% रिड्यूस किया गया तो इंटू 10% आप कर लो। तो ये एक सिस्टम आपको मैंने सिखाया हुआ है, अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मेरी क्लास किए हैं तो इसका आंसर आ रहा है 88,000। अब इसका ऑल्टरनेट तरीका और एक सोचने का क्या हो सकता है, देखो कि अगर मैं इसमें 8 लाख में सिर्फ वॉल्यूम का इंपैक्ट बढ़ा देता 110%, तो मेरा सेल्स कितना आता, 888 आता, 8,88,000 आता, जबकि आया कितना है 8,88,000 होता ना, अगर सिर्फ वॉल्यूम का इंपैक्ट होता तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 8 लाख और 888 वो 88,000 हम लोगों का यहाँ पर आएगा। समझ में आया आपको। अब देखो ये समझना पड़ेगा आपको, ये अब बड़ी क्लास की चीज़ है ये, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इंटू एओ करना है हमको। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज एक्चुअल, ब्रैकेट खोल दो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इंटू एक्चुअल आउटपुट इज एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इंटू एओ करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। So therefore you can say standard selling price is equal to actual selling price by 90%. तो actual sales minus actual selling price by 90% into AO। तो ये मैं एक और जरिया आपको दिखा रहा हूँ कि actual sales minus ये actual selling price into AO भी actual sales हो जाएगा डिवाइड by 90%। So actual sales is you can see 792 minus actual sales by 90% minus actual sales 792 by 90% is equal to 88,000 ही आ रहा है। तो मैंने आपको 3 तरीका से बताया। पहला तरीका बताया कि तुम ये शॉर्टकट लगा लो, ये वाला शॉर्टकट, ये देखो। दूसरा तरीका ये लंबा बता दिया कि तुम सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ले लो, तो इससे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ज़्यादा ये सूट कर रहा है, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग से हटा लो, ठीक है। और तीसरा एक तरीका बताया कि अगर वॉल्यूम बढ़ता तो 8 लाख का 888 हो जाता, खाली वॉल्यूम बढ़ता तो प्राइस सेम रहता, तो प्राइस सेम रहता था तो मेरा 8 लाख का 888 हो जाता, तो 88,000 का डिफरेंस को मेरे को यहाँ काउंट फॉर करना, जिससे आपको समझ में उसे समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ये सिंपल सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है आपको इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, बोल रहा है हाउ मेनी कार्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न आफ्टर टैक्स नेट इनकम ऑफ 18,480। तो आफ्टर टैक्स वाला इनकम को पहले बिफोर टैक्स बनाएंगे, तो 18,480 शुड बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, तो 18,480 बाई 70% करने से 26,400 आ गया, उस 26,400 प्लस फिक्स कॉस्ट को जोड़ दिया तो आपका डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन दोनों को माइनस करके आ गया, तो आपका आंसर आ गया। तो इट वाज इजी, बट स्टिल क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग तो इंटर वाला टाइप का आया है, और खाली एक क्वेश्चन मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा सा सोचने वाला है, और बाकी तो फिर भी मैनेजेबल क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बोला, टारगेट किया करो इसमें 20 में 16 आ जाए आपका, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और एमसीक्यू हर पेपर में कंसेप्चुअल आएगा, अगर आप लकी हुए तो रिपीट हो गया तो बात अलग है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें, पास्ट आप जाओ 10 पेपर उठा लो, पास्ट 10 पेपर आपके सब इंस्टीट्यूट साइट पे मिल जाएंगे, उसके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। पास 10 पेपर के मतलब 10 इंटू 10 100 क्वेश्चन हो गए, तो उसको करके आपको बुद्धि खुल जाएगी आपकी कि क्या आपको अल्टीमेटली करना है। अच्छा, आप लोग के पेपर में जैसे क्यूटी आता है, तो क्यूटी का कोई अलग से वजूद नहीं है, क्यूटी मिक्स होके आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कितने मार्क्स का क्यूटी पोर्शन आया, 1 2, अगर लर्निंग कर्व को क्यूटी में डाल दे तो 3 6 मार्क का आया है ना, 3 क्वेश्चन। तो इसमें क्यूटी आ गया है 3 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स, और कॉस्टिंग से ही आया है आपका 14 मार्क्स।
तो 30% नॉर्मली ये लोग मेंटेन करता है क्यूटी को लेकर हमेशा पूरा पेपर में। नेक्स्ट, अब देखो आंसर एनी 5 बोला है, तो इट्स गुड ना। जैसे सीए के एग्जाम में पता है 6 में से 5 करना पड़ता है, ठीक है, मतलब 5 में से 4 करना पड़ता है आपको। 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब 7 में से 5 करना है, तो 2 ऑप्शन दिए गए। इट इज गुड फॉर यू। अब देखो ये क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हुए। ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट बोल रहा है। तो जैसे ये प्रेजेंट सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रपोज सिनेरियो बनाना पड़ेगा और उसमें टारगेट प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से फिक्स करके, और फिक्स कॉस्ट कुछ रिवाइज हो रहा है उसके हिसाब से रिवाइज करके बैक कैलकुलेशन करके आपको ये आवर्स पता करना है, आवर्स। इसमें ट्रिक ये होता है कि जैसे वेरिएबल ओवरहेड में 2 आवर्स है ना, तो वही 2 आवर्स आपका लेबर के लिए भी लागू होता है। उसका रेट हो गया 3 रुपया पर आवर के हिसाब से। तो ये बैक कैलकुलेशन वाला सम था। अगर आपको ध्यान हो कि आप बजटेड प्रॉफिट पुट करके फिक्स कॉस्ट रिवाइज करके बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालोगे, उसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे और उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के माध्यम से आप फिर सेलिंग प्राइस फिक्स करके, मटेरियल कॉस्ट जैसा बोल रहा है फिक्स करके, बैलेंसिंग फिगर जो होगा ना वो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होगा, क्योंकि ये दोनों आवर से अफेक्ट हो रहा है। तो आपको एक इक्वेशन बना लेना है एक्स आवर मान के, ये एक्स आवर इंटू रेट जो भी होगा यहाँ पे नया, और एक्स आवर इंटू रेट करके इक्वल टू ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो उससे एक्स सॉल्व होगा। ये जिनका किया हुआ उनको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सिर्फ मटेरियल को लेकर क्वेश्चन है। मटेरियल वाला रेलिवेंट कॉस्ट है, आपको ध्यान होगा इस तरह का सम हम लोगों का किया हुआ है बहुत बार, तो इसको भी मैं नहीं छू रहा हूं। तो मेरे हिसाब से 2 नंबर ए और बी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फिर 3B सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक क्वेश्चन आया पूरा 16 मार्क का। तो इट वाज आल्सो अ क्वेश्चन विच हैज बीन डन इन योर एग्जाम, मतलब डन इन योर क्लासेस। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में टॉय बनाना है कि टॉय सब कॉन्ट्रैक्ट करना है। अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो कि आप लोग पहले किए हुए हो। तो 3 नंबर इजी है। 4 नंबर में आ जाओ तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग का किया हुआ होता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनाने बोला है, तो वो कैसे बनता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करोगे। जितना भी एक्चुअल कॉस्ट है प्लस करोगे फेवरेबल वेरिएंस माइनस करोगे एडवर्स वेरिएंस, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट सबका आ जाएगा, बट दैट स्टैंडर्ड विल बी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आप दिखाओगे। तो इस तरह का सम भी आपको कराया हुआ, अगर आपको ध्यान हो। ये सारे एक्चुअल कॉस्ट दिए हुए हैं, तो एक्चुअल में वेरिएंस जैसे मान लो ये दोनों मिला लो तो मटेरियल का टोटल वेरिएंस आ गया। तो मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट अगर 29,000 है और ये दोनों वेरिएंस अगर 200 रुपया एडवर्स है, तो आपको क्या करना है, एडवर्स माइनस कर देना है, ठीक है। लेबर का भी ऐसे नेट कर लेना, पहले ये नेट कर लेना, फिर देखना नेट में एडवर्स आ रहा है तो एडवर्स माइनस कर लेना, नेट में फेवरेबल आ रहा है तो प्लस कर लेना। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस और एफिशिएंसी नेट में क्या आ रहा है, नेट में आ रहा है एडवर्स, तो एडवर्स बोलकर माइनस कर लेना। गॉट इट। तो ये आपको करने से आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड का सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये सब जो फॉर्मूलाज है आप उसके हिसाब से करोगे और फिर सबको लेके एक रिकॉन्सिलेशन में डाल दोगे। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मेरे को लगता है ये सारा सम आपका ऑलरेडी किया हुआ है। ये सारा सम्स आप लोग का ऑलरेडी किया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है ना, आप लोग को पता नहीं क्या एक भय होता है कि छोड़ देते बट छोड़ने वाला कोई चीज़ ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एकदम आराम से करने वाला चीज़ है, और उससे जो भी सम आता है हमेशा करने लायक सम ही आता है। कभी भी बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आता, बाकी चैप्टर से फिर भी आ जाए, ठीक है। तो एकदम घुमाऊ पेपर है ही नहीं, बहुत आसान सा पेपर है। घुमाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन में घुमाता है या ट्रांसफर प्राइसिंग का सम में घुमाता है। तो ना तो यहाँ डिसीजन मेकिंग का कुछ घुमाया है, ना तो यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ घुमाया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये आराम से करा जा सकता है। ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोग को मैंने क्लास में कराया हुआ भी है। फिर ये रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इसको पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, बट ये आप हमेशा पढ़ लेना यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसका यूट्यूब में हमारा अलग से वीडियो भी मिल जाएगा, कभी भूल गए हो तो पुराना नोट्स वगैरह देखकर। तो इसको रट लेना, मतलब इससे 4 नंबर आता है तो वो बोनांजा होता है। अब क्या है, कभी कभी आप सोचते हो कि अब थ्योरी हम छोड़ देंगे, बट
थ्योरी लिखने से कभी कभी आपका हो जाता है कि कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो कोप अप कर सकते हो आप। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 5 नंबर क्वेश्चन है, भी बहुत आसान सा है, इसमें मैं घुस ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें ये 2-3 पॉइंट को ध्यान देके ठीक से कॉस्ट को बांटना है। ऑलराइट, प्रोडक्ट एफ नीड्स नो एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि जो भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो आपका एफ को छोड़कर जी और एच में बचेगा। ठीक है, जी और एच में बचेगा। और ये प्रोडक्ट जी का जो एक स्पेशल पैकिंग कॉस्ट है वो सिर्फ प्रोडक्ट जी में ही जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी किया हुआ है आपका मेरे साथ। फिर 5B में ट्रांसफर प्राइसिंग का एकदम इंटर से चलता हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको की फैक्टर दे दिया गया है कि इतना आवर्स ही अगर हम लोगों के पास तो क्या ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए। तो उस समय आपको याद है क्या प्रोसेस फॉलो करते थे? रैंकिंग करते थे। पहले अपना ये 4 प्रोडक्ट का रैंकिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर, और फिर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर निकालेंगे फ्रॉम द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो ट्रांसफर प्राइस में जोड़ लेंगे। अगर आपका किया हुआ तभी आप कैचअप कर पाओगे। फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन आया है 6A में, और सेल्समैन देख के लगता है आदमी मैक्सिमाइज करने बोला होगा, बट यहाँ पे सब कुछ मिनिमाइज करने ही बोला है। सेल्समैन देखकर एक्साइट नहीं होना है, पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सर इसका आंसर दे देते ना, मैंने सॉल्व नहीं किया भाई पूरा। अब एक चीज़ ऐसा आप कर सकते हो, आप लोग सब वीडियो जो देख रहे हो आप लोग आपस में सॉल्व करके क्यों ना वीडियो के कमेंट में डिस्कस करो, और मैं भी आपको कभी बता दूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दैट विल हेल्प अस। फिर सिमुलेशन का क्वेश्चन है कि डिफेक्ट माइनर है कि मीडियम है कि मेजर है, आप पहले वो आइडेंटिफाई करो, और फिर माइनर और मीडियम यदि है तो वो रिवर्क हो सकते हैं, मेजर है तो उसको स्क्रैप करना पड़ता है। तो आपको एंड में कंक्लूड करने बोल रहा है कितने हम लोगों के डिफेक्ट मेजर और माइनर और मीडियम आ रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ आइटम्स विदाउट एनी डिफेक्ट्स एंड विद डिफेक्ट्स, द नंबर ऑफ आइटम्स स्क्रैप्ड एंड द टोटल मिनट्स ऑफ रिवर्क टाइम, वो उसी का सिमुलेशन वर्कशीट से मिल जाएगा। तो इसमें करना क्या है, पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सब में, अगर आप नहीं किए हुए, पहले ही मेरा क्लास में कराया हुआ वैसे बाय द वे, बट यदि अगर आपका नहीं किया हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर मेजर डिफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेजर माइनर एंड मीडियम डिफेक्ट्स आर 0.15, 0.2 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। तो इससे ना बच्चे कुछ समझ नहीं पाते कि करना क्या है। तो इसमें क्या देखो 3 रैंडम नंबर दिया हुआ है, 3 रैंडम नंबर टेबल दिया हुआ है, इसका मतलब देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेजर डिफेक्ट आया वो है 0.15, और नो मेजर डिफेक्ट उसका प्रोबेबिलिटी है 0.85। ऐसे आपको 3 बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा और 3 बार रैंडम नंबर इंटरवल बनेगा। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इनटू 100, फिर रैंडम इंटरवल, ये सब आपको पता ही है, बट आपको ऐसा 3 बार बनाना पड़ेगा। फिर इसी तरह से दूसरा वाला कौन सा बन रहा है, माइनर डिफेक्ट का। तो माइनर डिफेक्ट और नो माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट और नो माइनर डिफेक्ट। अब ये सर आपको कैसे क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे 3 रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, तो 3 रैंडम नंबर दिए हुए मतलब देयर विल बी 3 डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 0.2 है और ये 0.8 है। फिर थर्ड नंबर क्या है आपका, मीडियम डिफेक्ट है, मीडियम डिफेक्ट और नो मीडियम डिफेक्ट। थर्ड नंबर क्या है, मीडियम डिफेक्ट और नो मीडियम डिफेक्ट। तो ये क्या है 0.1 है, और उसके अगेंस्ट में 0.90 है, 0.1 है उसके अगेंस्ट में 0.90 है। तो इस हिसाब से आपका 3 रैंडम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। सर ये 0.90 कहाँ से आया, 1 माइनस 0.1, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना, उस हिसाब से आया। तो इस सम का ट्रिक बोलकर यही है। तो 3 रैंडम नंबर इंटरवल बन गया, और फिर रैंडम नंबर्स मालूम है तो आप 10 आइटम्स का सिमुलेशन करो। ठीक है, कि आइटम नंबर 1 कहाँ गिरेगा, आइटम नंबर 2 कहाँ गिरेगा, आइटम नंबर 3 कहाँ गिरेगा। ऑलराइट, तो क्या तो मेजर डिफेक्ट आएगा, मतलब इसका सिमुलेशन वर्कशीट कैसा बनेगा। इसका सिमुलेशन वर्कशीट में भी अगर आपको थोड़ा सा संशय है तो मैं बता देता हूँ
सिमुलेशन वर्कशीट कैसा बनेगा, मतलब आइटम नंबर, फिर देखो मेजर डिफेक्ट, रैंडम नंबर और यस नो खाली करना, यस और नो आया कि नहीं आया। फिर वैसे ही माइनर डिफेक्ट और मीडियम डिफेक्ट का यस और नो, रैंडम नंबर यस नो, रैंडम नंबर यस नो, ऐसे चलेगा, यस नो यस नो यस नो। ओके, तो आइटम नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, अब रैंडम नंबर जो भी है उससे क्या तो मेजर डिफेक्ट आया है या तो मेजर डिफेक्ट नहीं आया है। तो मैंने क्या बनाया था, मेजर डिफेक्ट या नो मेजर डिफेक्ट। तो यस नो लिखना, अगर वो विद इन रैंडम इंटरवल आ गया कि मेजर डिफेक्ट है, अगर यहाँ वाला में आ गया तो यस लिख देना, अगर नीचे वाला में आया तो नो लिख देना। ठीक है, तो यस नो करेंगे, यस यस नो यस नो यस, ऐसा कुछ आएगा। मैं ऐसे ही आइडियली क्या आ रहा है वो पता नहीं था, बट उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना में मेजर डिफेक्ट आया, कितना में माइनर डिफेक्ट आया, कितना में मीडियम डिफेक्ट आया। तो माइनर और मीडियम डिफेक्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे रीवर्क होगा, और रीवर्क टाइम आपको दिया हुआ है मीडियम डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट का। ठीक है, तो रीवर्क टाइम का वर्क टोटल आ जाएगा। फिर पूछा आइटम्स हैविंग नो डिफेक्ट एट ऑल, नो डिफेक्ट्स मतलब तीनों में नो 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 आए। देखो यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ आइटम्स विदाउट एनी डिफेक्ट का मतलब क्या है, नो नो नो, तीनों में नो नो नो। तो देखो मैंने आइडिया दे दिया आपको, विथ डिफेक्ट्स मतलब किसी में भी यस आया है, एंड विथ डिफेक्ट्स मतलब यस इन एनी, यस इन एनी आइटम। तो वो डिफेक्टिव तो है ही, चाहे वो माइनर आया, चाहे मेजर आया, चाहे मीडियम आया हो। नंबर ऑफ आइटम स्क्रैप मतलब कितना मेजर डिफेक्ट आ गया, और नंबर ऑफ रिवर्क टाइम, टोटल मिनट्स ऑफ रिवर्क टाइम मतलब मीडियम और माइनर का जितना आया उसका रिवर्क टाइम टोटल में लास्ट में कैलकुलेट कर लेना गिनती करके। ठीक है, तो ये सब आपको ट्राई करना है, आपसे हो जाएगा। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्या है, लेट्स मेक दिस वीडियो अ ग्रुप डिस्कशन वेयर बाई इन कॉमेंट्स यू कैन डिस्कस, एंड इफ अदर फ्रेंड्स ऑफ यू हैव सॉल्व्ड दे मे डिस्कस इन द थ्रेड। ठीक है, कोशिश करना कि हर क्वेश्चन का एक ही थ्रेड बने, तो उसी के नीचे नीचे चलता रहेगा तो मजा आएगा। नया कुछ फट से पोस्ट मत कर देना, पुराना कमेंट्स को रीड करके पोस्ट करना। नेक्स्ट, क्रैशिंग का ये सम है, जो क्यूटी का सम है, अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग बिग डील, तो सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन आया है 7B, जिसमें आपको खाली फॉर्मुलेट करना है। तो इसका मैंने एक रफ स्केच बना लिया था कि AB दो प्रोडक्ट है, 3 आवर्स पर 1000 यूनिट्स है और 1 आवर पर 1000 यूनिट्स है, टोटल हमारे पास 66 आवर्स है। और अपने पास यहाँ पे बोल रहा है कि अपने पास जो मटेरियल है ये लेबर आवर्स के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से बोल रहा है ए का इतना ही है कि 20,000 बन सकता है, बी का इतना ही कि 40,000 बन सकता है, और टोटल में 45,000 बन सकता है। प्रॉफिट आपको मालूम है 87, तो आप फॉर्मुलेट कर लो। तो फॉर्मुलेट तो इसमें ही बहुत इजीली हो जाएगा, मैक्स जेड इज इक्वल टू 8A प्लस 7B, मान लो ए और बी ही है। अगर सब्जेक्ट टू आप क्या बोलोगे, 3/1000 A प्लस 1/1000 B इज लेस देन इक्वल टू 66। आप चाहो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है फॉर मटीरियल्स ए का लेस देन इक्वल टू 20,000, बी का लेस देन इक्वल टू 40,000, और ए प्लस बी मिलाकर लेस देन इक्वल टू 45,000। बस हो गया, फॉर्मुलेशन खत्म। ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1000 को उस तरफ ले जा सकते हो, 3A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 66,000 होगा। तो मैंने एकदम शॉर्टकट में कर दिया, आपको बता दिया है। अब इसके बाद बोल रहा है शॉर्ट नोट्स लिख दो। तो शॉर्ट नोट्स तो मेरे को मालूम है आप लोग ऑप्शन में निकालोगे, क्योंकि थ्योरी आप तो पढ़ते नहीं हो थ्योरी। लीन अकाउंटिंग, परेटो, एरियाज वेयर बैक फ्लश कॉस्टिंग इज यूजफुल, एन्यूमरेट द सिचुएशन वेयर फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड सील्ड बिड प्राइसिंग। तो ये सबको आपको बेटर होता है प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। पास्ट 10 टर्म्स का जितना भी ऐसा थ्योरी आया है वो सारा आप एक बार गो थ्रू करके चल जाइए, उसका आंसर अपने इंस्टीट्यूट मैट में सर्च करके एक बार पढ़ लीजिए, और इंस्टीट्यूट मैट में मार्किंग कर लीजिए कि ये भी कभी आया हुआ है, और उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि ये सब थ्योरी क्वेश्चंस है जिसको हमको पढ़ना चाहिए।
कभी कभी क्या होता है बीच बीच में ना, जैसे पेपर बहुत इजी आया है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन एकदम हार्ड दे देता है, कभी कभी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन एकदम हार्ड आ जाता है, तो फंस जाते हैं आप कि एक क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइसिंग हार्ड आ गया, एक क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग हार्ड आ गया, तो फिर लास्ट में बचता कौन सा है? फिर लास्ट में आपका बचता है थ्योरी क्वेश्चन, जिसको अटेम्प्ट करना मजबूरी हो जाती है। आप थ्योरी पढ़ के नहीं जाओगे तो वो आपका काम कर ही नहीं पाएगा। थ्योरी इज लाइक अ रिस्क हेजिंग, इट विल हेज योर रिस्क, ध्यान रखना। तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट थ्योरी एज वेल। एंड ओवरऑल पेपर मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मेरे को तो इजी ही लग रहा है। क्षमा करिएगा, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया, बाकी सबका आइडिया दे दिया। अगर आप चाहते हो कि हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कशन कंटिन्यू रखें, तो मेरा ये कहना है कि आपको अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके इसी वीडियो के कमेंट में हम लोग क्वेश्चन वाइज एक एक थ्रेड बनाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। आप लोग एक दूसरे से बात करो, सिर्फ मेरे से सवाल मत करो, एक दूसरे से सवाल करो। जो भी ये वीडियो देखें पूरा पेपर सॉल्व करें, चाहे जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो। पेपर सॉल्व करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा एक पेपर नहीं, ऐसा आपको कम से कम 5 पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए पास्ट का, तब आपको पूरा पेपर का एनालिसिस समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे 30% क्यूटी था, और नीचे में भी जाके देखेंगे तो 1.5 क्वेश्चन क्यूटी का मिला था आपको, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन हमेशा आता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो असाइनमेंट 6A 6B 2 क्वेश्चन पूरा सिमुलेशन, और ये 7A 7B ये 2 क्वेश्चन पूरा आउट ऑफ कितना हो गया ये 10 16 16 32, 80 में 32 मार्क, 80 में 32 मार्क आपका 2 क्वेश्चन पूरा क्यूटी का आ गया। वाह, क्यूटी अच्छे से किया हो तो 32 और 6 38 मार्क्स तो आप ऐसे ही कैप्चर करके ले जाओगे। क्यूटी 32 प्लस 6 38 मार्क्स का आ गया, बाप रे बाप। तो नॉर्मली देखिए 60-40 ऐसे रहता है पेपर में, 38 मार्क्स इज अ गुड वन, बट कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 40% मिलेगा। बट 38 मार्क्स क्यूटी मिल गया तो मतलब क्यूटी के भरोसे आप आराम से, अगर प्रैक्टिस अच्छा है ना आपका, तो 30 नंबर तो ही उठा लोगे। तो 40 का वांदा कभी है ही नहीं इसमें। बाकी पूरा में इतना तो कॉस्टिंग पढ़ाई हो तो कि यार 10 नंबर आ जाएगा, 40 का वांदा कभी नहीं। कॉस्टिंग में ये वाला पेपर वॉज एग्जेम्पशन टाइप्स पेपर, it is my opinion, exemption type paper it was. So if you have scored exemption, then it is good. If you couldn't, that means you have not practiced well. आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर से मिलाते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो आंसर से मिलाते हो, तो वैसे बनता नहीं। आपको इस पेपर को देखने के बाद मैंने एक कंक्लूजन बताया, MCQs जितना भी पास 10 पेपर है सबको सॉल्व कर डालो उठाकर सारा क्वेश्चन, और जो नहीं बना उसको सर्कल करके रखो और उसको खोजो कि वो क्यों नहीं बना, उसका आंसर क्या हो सकता है। जरूर आपका उस पर्टिकुलर चीज का कंसेप्ट हिला हुआ है, ठीक है। और थ्योरी भी उठा के पास 10 पेपर का उठा के लिस्ट बना के पढ़ लो, खोज खोज के इंस्टीट्यूट मैट से। समझ में आया आपको? तो ये 2 करने से आप हेज्ड हो जाते हो पूरा। और फिर थर्ड स्ट्रेटेजी होती है इस पेपर की कि आप क्यूटी को ठीक से हैंडल कर लें। क्यूटी को ठीक से हैंडल कर ले तो आपका बहुत काम बनता है। तो मैं एक बार नोट कर देता हूँ, एक MCQ, दूसरा थ्योरी, ये पास 10 टर्म्स का कर लो, लिस्ट बना के। रिपीट हो जाता है और नहीं भी होता है तो आपको कंसेप्ट क्या क्या पूछ सकता है वो आपको समझ आ जाता है। और तीसरा नंबर एक क्यूटी का सारा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, प्रैक्टिस वेल। तो क्यूटी आने से क्या होगा, आपको अनदर 32 मार्क का मिल जाएगा। तो 32 नंबर यहाँ पे उड़ जाए और 16 नंबर यहाँ उड़ जाए तो 48, 32 का 32 नहीं आया मान लो, अगर आप बोलेंगे तो 32 में और 16 में, MCQ में 16 नंबर उठाना ही है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और क्यूटी में अगर 32 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो 28 उठाना ही है। तो 28 नहीं करके और कम कर देते हैं, 24 उठाना ही है मान लो, 32 में 24 उठाना ही, तो 40 तो यहीं से आ जाएगा आपका। उसके बाद बचा हुआ जो कॉस्ट का है, कॉस्ट में जितना भी क्वेश्चंस कराया हुआ है उससे आपको जो लाना है वो 20 नंबर मिनिमम लाना है, जिससे एग्जाम्शन आ जाए। तो एग्जाम्शन की स्ट्रेटजी बना के तैयारी करोगे ना तो एग्जाम्शन आएगा ही आएगा। और वो स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, MCQ
घाट के पी जाओ, थ्योरी घाट के पी जाओ, वो हेज कर देगा आपको। और क्यूटी प्रैक्टिस ढंग से कर लो, 40 आ गया, बाकी से हम 20 ले आएंगे। और कोई भी सवाल को जब भी अटेम्प्ट करो तो अटेम्प्ट करो, ना कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर से मिलाओ। ये आप लोग का बहुत बेहुदा पंथी है। क्वेश्चन पढ़ते हो आंसर पढ़ लेते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो आंसर पढ़ लेते हो, फिर मेरे को फोटो खींच के भेजते हो, सर यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है। मैं मारूंगा वहीं फोन से एक चमाटा अगर ऐसा करोगे मेरे साथ। तो क्वेश्चन पढ़ोगे, अपना रफ पेपर लेके सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, रफ पेपर लेके सॉल्व करोगे। दैट इज द वे टू अटेम्प्ट द पेपर। ऑलराइट, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और भी कई सारे वीडियोस आते रहते हैं। आप हमारा एक वीडियो है CMA फाइनल और इंटर का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोलकर, एक यूट्यूब में हमारा वीडियो मिलेगा, CMA फाइनल और इंटर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोलकर, उसको देखना मत भूलेगा। आप बोलेंगे तो मैं आपको सर्च करके दिखा दूंगा, CMA इंटर एंड फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ऐसे गूगल में भी सर्च करोगे ना, यूट्यूब से निकाल के वो दिखा देता है, SJC CMA फाइनल एंड इंटर। अभी तो नहीं दिखा रहा है, हाँ दिखा दिया, ये रहा। ये वाला वीडियो पूरा ठीक से देखिएगा, ये बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। दिस विल हेल्प यू एंड आफ्टर दैट दिस वीडियो देखिएगा, CMA एग्जाम लास्ट 30 डेज ऑल्सो। समझ में आया? तो ये दोनों वीडियो आपको देखना जरूरी है। छोटा छोटा वीडियो है बट ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक से देखिएगा। ऑलराइट, इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा और अभी जो मैं बताया SCM पेपर के लिए उसको फॉलो करिए। आई विल सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर।